रचयिता जिन्होंने इसकी रूपरेखा निर्मित की और इसको एक अमली जामा पहनाया, इसको एक रूप दिया। ऐसे हमारे विनय सहस्त्रबुद्धे जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, सुमित भसीन जो लंबे समय से पीपीआरसी के साथ जुड़े हुए हैं और हमें सभी साथीगण। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए विनय जी को बधाई देना चाहता हूं और उनकी पूरी टीम पीपीआरसी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑनलाइन ये गुड गवर्नेंस के इशू को मोदी जी के दूसरे कार्यकाल की समाप्ति पर, दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष की समाप्ति पर इसको रचा और इसको कार्यक्रम को एक रूप देने का प्रयास किया है। बहुत सी बातें हुई हैं, आपके रिसोर्स पर्सन्स ने आपके साथ गुड गवर्नेंस के बारे में बहुत सी बातें डिटेल में की हैं और अभी संतोष जी ने भी अपने विचारों को आपके सामने रखा है और बड़े तफसील के साथ उन्होंने आपके सामने कुछ बिंदुओं को टच करने का प्रयास किया है। भारत जो एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश के साथ साथ यहाँ सुशासन की बात भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब शासन में कभी प्रदेशों में आई और बाद में देश में आई तो हमेशा सुशासन की उसने बात कही और आप सब लोग भी जिज्ञासा हेतु सुशासन के बिंदुओं को समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें जहां आपके पास इस डेमोक्रेसी के लिए रिस्पेक्ट है, वहीं गवर्नेंस की इफेक्टिविटी के बारे में प्रश्न है। There are questions about the effectivity of the implementation of good governance and the basics of good governance being implemented. Now, if I talk about good governance, तो उसमें क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। प्रोडक्टिविटी की इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है, इसकी चिंता करने की जरूरत होती है और इन सभी चीजों को करने के लिए हम सब लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। जहां तक हमारे डेमोक्रेसी का सवाल है, वेलफेयर स्टेट, तो वेलफेयर स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है गुड गवर्नेंस। अगर गुड गवर्नेंस नहीं होगा तो हम वेलफेयर स्टेट को हासिल नहीं कर पाएंगे और इसको हासिल करने के लिए गुड गवर्नेंस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसकी भी हम सबको चिंता करने की जरूरत है। गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। गांधी जी ने भी राम राज्य की कल्पना की, हमारे तिलक जी ने भी गुड गवर्नेंस स्वराज की बातचीत की और उसी तरीके से मोदी जी ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस कैसे की जा सकती है, इसकी भी चर्चा की है और इसको एक अमली जामा पहनाने का प्रयास किया है। सारे इलेक्टोरल सिनेरियो में इससे पहले कभी भी ये चर्चा नहीं होती थी कि आपकी सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या है, व्हाट इज योर परफॉर्मेंस। एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन आ जाते थे पॉलिटिक्स, जिसमें हम अपने नए मैनिफेस्टो को लेकर के आ जाते थे और हमने किया क्या है, कैसा किया है, इसकी हम चर्चा नहीं करते थे। लेकिन मोदी जी ने और उनके कार्यशैली ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को फोकस में लाए, उसको एक ताकत दी, एक सामाजिक डिस्कोर्स बनाया, एक राजनीतिक डिस्कोर्स बनाया और उसके माध्यम से उन सारी बातों की चर्चा शुरू हुई। जहां तक एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस का सवाल है, फिर चाहे वो पार्टिसिपेशन हो, रूल ऑफ लॉ हो, ट्रांसपेरेंसी हो, रिस्पॉन्सिवनेस हो, इन सारे विषयों के बारे में हमको सजग होने की जरूरत होती है और हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बात पूरी जिम्मेवारी के साथ आपसे कह सकते हैं कि हम लोगों ने अपनी पार्टी में इसको जिम्मेवारी से निभाने का प्रयास किया है और इसको इनकलकेट करते हुए डेवलप करने का प्रयास किया है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, by self introspection, we have tried to see that we see that our government should be more participative in policy making, in bringing reforms. Rule of law should be implemented. There should be transparency and there should be responsiveness to the issues raised by the public at large. तो इन सब बातों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं जब अपने राजनीतिक साथियों के साथ जब चर्चा करता हूं गुड गवर्नेंस की, तो मैं कहता हूं कि गुड गवर्नेंस कोई एक शब्दावली नहीं है, इट्स नॉट ओनली नेम,
It is a spirit which has to be inculcated in oneself. I talk to all leaders and I always say, when you talk about good governance, you should all first person singular number, that is I. हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने देखा होगा अभी संतोष जी ने शब्दावली का इस्तेमाल किया, जुगाड़ शब्दावली का इस्तेमाल किया, चलता है। उसी तरीके से मैं एक और शब्दावली इस्तेमाल करते हैं कि यह मेरे लिए थोड़ी ना है, एक अपवाद हो जाने से क्या होगा। यानी द लीडर्स के स्पिरिट में ही गुड गवर्नेंस जब नहीं होगा तो गुड गवर्नेंस कभी भी धरती पर उतरेगा नहीं। इसलिए मैं अपने में हमेशा लोगों को कहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट फॉर गुड गवर्नेंस शुड स्टार्ट फ्रॉम विद इन। वी शुड स्पिरिट वाइज अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ गुड गवर्नेंस और उसको हमको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम लोगों ने हमेशा गुड गवर्नेंस को हमेशा प्रोत्साहन दिया है। चर्चा हुई है तो हमेशा गुड गवर्नेंस की हुई है और गुड गवर्नेंस की दृष्टि से जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, आइडियोलॉजिकल लेवल पर या फिर इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर या उनकी इंट्रोस्पेक्शन के स्तर पर, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने गुड गवर्नेंस को एक पैमाना माना, मापदंड माना है किसी भी वेलफेयर स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। और आपके ध्यान में होगा कि अटल जी के जन्मदिन के दिन 25 दिसंबर को हम सब गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। गुड गवर्नेंस की जो स्टेट्स के प्रोग्राम्स होते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं, उसको हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसको रेप्लिकेट करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब हम लोग करते रहते हैं। मुझे यह भी खुशी है बताते हुए कि बीजेपी इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी विच टॉक्स अबाउट गुड गवर्नेंस एंड ऑलवेज ट्राइज, देयर इज एन एंडेवर टू ब्रिंग गुड गवर्नेंस एंड हाउ वी कैन गो फॉरवर्ड। और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं कि ऑल चीफ मिनिस्टर्स के साथ ऑफ द पार्टी हमारे प्रधानमंत्री जी साल में 3 बार बैठते हैं। We give some parameters to the chief ministers. They develop a report on that. A discussion takes place. A whole day conclave or discussion takes place where all chief ministers are given an opportunity to tell the prime minister and have a discussion, very frank discussion about the implementation of those on those parameters about the welfare schemes. ये हम साल में 3 बार कम से कम करते हैं। वैसे हम 4 बार भी करते हैं, लेकिन 3 बार तो हम करते ही करते हैं। उसी तरीके से मुख्यमंत्रियों का मुक्त मंथन अपने मंत्रियों के साथ ये भी हमेशा चलता है। हर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, व्हाट इमीडिएट स्टेप्स टू बी टेकन, व्हाट रेक्टिफिकेशन हैज टू बी डन, व्हाट इंट्रोस्पेक्शन हैज टू बी डन। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हमारे यहाँ चलता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ये प्रयासरत रहती है कि गुड गवर्नेंस और परफेक्शन पर हम कैसे जा सकते। यहाँ पर मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जब हम प्रधानमंत्री जी के साथ बैठते हैं और जब पार्टी के लोग और मुख्यमंत्री बैठते हैं तो जो गुड प्रैक्टिसेस हैं उसको भी हम शेयर करते हैं और उसको शेयर करने के साथ साथ अन्य स्टेट्स में भी वो रेप्लिकेट हो। इसलिए जब आपकी पीपीआरसी की रिपोर्ट आती है तो आप ध्यान में आता होगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें हैं जिन्होंने बहुत से नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है और हम चाहते हैं कि स्टेट्स उसको रेप्लिकेट करें। उसी तरीके से इट इज ओनली बीजेपी विच गोज फॉर मेयर्स कॉन्क्लेव, विच ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज वर्कशॉप्स ऑफ द वार्ड मेंबर्स, ऑफ द लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑफ पंचायत, ऑफ सरपंच। तो ये एक हमारा प्रोसेस, रेगुलर प्रोसेस हमारा चला रहता है जिसके माध्यम से हम वर्कशॉप्स के माध्यम से अपने आप को गुड गवर्नेंस में कैसे जोड़ सकते हैं उसका भी हम प्रयास करते रहते हैं। जब हम आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को कहते हैं, वी विन इलेक्शंस ऑन सर्टन इश्यूज और वो इश्यूज हमारे आइडियोलॉजी से बड़े प्रिय होते हैं, आइडियोलॉजी से बहुत जुड़े हुए होते हैं। इसलिए पॉलिसीज भी जो हम बनाते हैं उसमें भी गुड गवर्नेंस के साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि वो पॉलिसीज जो बने, जो स्कीम्स बने, जो स्कीम्स को हम नीचे तक इंप्लीमेंट करें, उसमें वो आइडियोलॉजिकल एलिमेंट होना चाहिए। अगर हम एकात्म मानववाद की बात करते हैं तो एकात्म मानववाद में हमेशा हम ध्यान में रखते हैं कि अंत्योदय, सबसे अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो सकता है, इसकी भी हम चिंता और चर्चा करते हैं। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो,
आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, फिर चाहे वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना हो, जनधन योजना हो, ये सारी योजनाएं अंत्योदय को एड्रेस करती है। समाज के पायदान पे खड़े अंतिम व्यक्ति को किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं, इसको उसमें हम इंगित करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने आइडियोलॉजिकल विषय को ध्यान में रखते हैं। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में प्रथम वर्ष में धारा 370 का एब्रोगेशन, आर्टिकल 335A का जाना, फिर उसके बाद ट्रिपल तलाक, ये सारी बातें, CAA सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, यह बताता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। और जब हम मजबूत भारत कहते हैं और हम इसकी चर्चा करते हैं तो फिर वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की बात करते हैं, NIA की बात करते हैं, देश की सरहदों को कैसे मजबूत किया जाए इसकी हम चर्चा तरीके से हमारे जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं उनको भी हम गुड गवर्नेंस के पैमाने पर उन पर हम कितना खरे उतर रहे हैं और उनको हम कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, इसकी भी हम चिंता करते हैं। जब हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो सामाजिक समरसता की दृष्टि से अगर अदर बैकवर्ड कास्ट कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात होती है तो यह भी हमारा प्रमुख पैमाना होता है कि हम सामाजिक समरसता लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम अपने SC और ST के लोगों को, उनके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें भी यह पैमाना होता है कि हम सामाजिक समरसता लाने के लिए हम कटिबद्ध हैं, उसको हम पूरा करना चाहते हैं। गुड गवर्नेंस की जहां तक ट्रांसपेरेंसी और इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, अब अगर मैं कोविड की ही बात करूं, इट वाज इन 2014 जब मोदी जी ने कहा कि सबको बैंक्स के साथ जोड़ो, सबके खातों के साथ सबके खाते खुलवाओ। उस समय जब हम ये चर्चा कर रहे थे तो हमारे विपक्षी हमारी खिल्लियां उड़ाते थे। बैंक के खाते खुलने से क्या होगा, उससे क्या लाभ मिलने वाला है, ये डिजिटल इंडिया क्या करेगा। जब हम कहते थे कि आधार कार्ड से अपने आप को जोड़ो और आधार कार्ड को अपने बैंक के खाते के साथ जोड़ो, तो उस समय लोग एक तरीके से, हमारा विपक्ष हर एक तरीके से उसको रोकने का प्रयास करता था। लेकिन आज हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं, ये गुड गवर्नेंस का नतीजा है कि कोविड के क्राइसिस में अगर हम 20 करोड़ बहनों को जनधन खाते में 500 रुपए पहुंचा पाए हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी इंडिविजुअल, बट बाय डिजिटली इट हैज बीन एबल टू बी इम्प्लीमेंटेड, तो ये सफल हुआ है। गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा नतीजा है। अगर हम उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बहनों के खातों में सिलेंडर का पैसा पहुंचा सकते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम 3 करोड़ दिव्यांग, वृद्धा, विधवा, इनको अगर हम 1000 रुपीज पहुंचा पाए हैं डिजिटली, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड गवर्नेंस जिसको और ट्रांसपेरेंसी के साथ किया गया है, उसको हम बता सकते हैं। मैं आयुष्मान भारत के साथ जुड़ा रहा हूं। अपने स्कीम के बारे में तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, लेकिन दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम which involves 10 crore 76 lakh families and 55 crore people, and this is digitally done where the money is transferred digitally। और इसमें इसको करने में हमको खुशी है कि 1 साल के अंदर अभी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसका लाभ। ऑफ गुड गवर्नेंस, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं कि हम प्रयासरत हैं। We are not perfectionist, we are trying to go towards perfection। हमारी कोशिश है कि हम लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 से लेवल 3 हम अपने आप को बढ़ाते चलें और गुड गवर्नेंस के अच्छे उदाहरण पेश करते रहें। कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करें। मोदी जी के मन की बात का कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से देश के साथ जुड़ना, यह अपने आप में एक अजूबा प्रयास रहा है। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का भी एक अजूबा प्रयास रहा है। हम लोगों ने कम समय में अपने आप को गुड गवर्नेंस के पैमाने पर खरा उतरने का प्रयास किया है और इसके बारे में चर्चा आप लोग कर रहे हैं और आपने ये ऑनलाइन प्रोग्राम के तहत आपने गुड गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करने का प्रयास किया है। मैं आयोजकों को फिर से इसके लिए बधाई देता हूं और विनय जी को, विशेष करके उनकी टीम को, PPRC को हम
बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया है। आप सब लोग इससे लाभान्वित भी हुए होंगे, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप इसका राइटफुल यूटिलाइजेशन कहें। संतोष जी ने अंत में अपनी बातचीत कहते कहते नैरेटिव्स कैसे देश में तय होते हैं और सेट होते हैं उस पर उन्होंने पीड़ा व्यक्त की है। मुझे लगता है कि आप एक अच्छे उपकरण हो सकते हैं। यू कैन बी द पर्सन्स हु कैन चेंज द नैरेटिव by bringing and highlighting the good things done by BJP government under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, and also see to it that BJP as a culture, as a working culture, always believes that how we develop high standards of governance and how we can be more responsive and how we can be more productive and how we can be more helpful to the people, to the have-nots, and to the people who are in the marginal section of the society as an effective instrument, as an effective tool. Once again, I congratulate the team of PPRC for organizing this and giving me an opportunity to speak my mind with you. Again, in the end, I will say that academically we can know many things, but for good governance, you should have that spirit in you that you believe, and your lifestyle and your working and your thinking should be committed for good governance. Only then good governance aspects can be made more implementable. Thank you very much for giving me an opportunity. Thank you so much, sir, for your gracious words and for your direction. This event could not have been possible without the dedicated team of researchers and administrative staff of Public Policy Research Center. So I would like to thank them all for their efforts over the last couple of weeks. Moreover, I would like to thank Sri B.L. Santosh ji, Sri Vinay Sahstrabuddhe ji, and Sri Sumit Bhasin ji for their constant encouragement and support throughout this endeavor. We hope